कहानी नेहा की जुबानी। मेरे मर्जी के खिलाफ मुझे बिलियनियर देव माथुर से शादी करनी पड़ी। मैं अब यही सोच रही हूँ कि आखिर उसने मुझे ही क्यों चुना। शायद मेरा नाम पब्लिक में खराब हो गया था और उसने इस मौके का फायदा उठाया अपनी खुद की मंगनी रोकने के लिए। मेरे साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया। शादी के बाद उसके प्राइवेट जेट से हम न्यूयॉर्क आ गए। मेरे फैंस ने हमें एयरपोर्ट में घेर लिया था। देव ने कहा, लगता है मुझे अब इसकी आदत डालनी होगी। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर नखरे की मुस्कान आ गई। हालांकि वह मेरा हाथ पकड़कर सबके सामने यह जताने की कोशिश कर रहा था कि हम कितने प्यार में हैं। घर के रास्ते में उसने बताया कि घर पर तुम मेरे भतीजे से इसके बाद मिलने वाली हो। अब इससे मैं उसकी ओर देखने लगी। कल हमारी शादी अटेंड करना चाहता था पर नहीं कर पाया क्योंकि वह बीमार था, देव ने कहा। यह सुनकर मैं अवाक रह गई क्योंकि मुझे नहीं पता था कि देव का एक भतीजा भी है। मेरी टीम इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था। मुझे तो यही पता था कि वह माथुर एंटरप्राइज का इकलौता उत्तराधिकार है। उसका भतीजा कैसे हो सकता है? क्या उसका कोई भाई है? क्या वह अब ठीक है? यह पहला सवाल मेरे मुंह से निकला। उसने सर हिलाकर कहा, हाँ बस थोड़ी ठंड लग गई थी। मैंने सोचा थोड़ी और खोद कर निकाला जाए। मैंने कहा, तुम अपने भाई बहन के साथ रहते हो? देव अपना सर ना में हिलाने लगा। मेरा बड़ा भाई और उसकी पत्नी एक्सीडेंट में मारे गए और तब से वह मेरे साथ रहता है। मेरा दिल यह सोचकर बैठने लगा कि उसने अपने भाई को खोया है। मैंने कहा, मुझे माफ करना। देव शांत होकर सामने देखने लगा। मैं उम्मीद करता हूँ तुम उसके साथ अच्छे से रहोगी। उसने बात को लंबा खींचा। वह तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है। यह सुनकर मेरे अंदर जज्बात उमड़ने लगे। क्या लड़का मुझे पसंद करता है? यह सुनकर मेरे दिल में ऊष्मा अनुभव करने लगी। पूछा, उसका नाम क्या है? देव ने कहा, आदित्य। और मैं देव के बर्ताव में बदलाव देखा। वह मेरी ओर नहीं देख रहा था, थोड़ा सा घबराया हुआ था और मेरे ऊपर हुक्म भी नहीं चला रहा था। लगता है यह लड़का उसकी जिंदगी में काफी महत्वपूर्ण जगह रखता है। मैंने पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा भी रहते हैं? उसने कहा, नहीं, वो हॉलस्टेड ऑस्ट्रिया में रहते हैं। जैसे ही हम उसके घर तक पहुंचे, देव अपना हाथ बढ़ाया और वह छोटा सा लड़का दौड़ता हुआ उसके पास आया। देव ने उसे गोद में उठा लिया, उसे घुमाने लगा और हंसी की आवाज चारों ओर फैल गई। क्या मैं उस देव माथुर को देख रही हूँ? क्योंकि फिलहाल तो वह बच्चे को लेकर काफी हंस रहा था। जब उसने बच्चे को छोड़ा तो आदित्य मेरे पास आ गया। मैं उससे मिलने के लिए झुकी। जो लड़का 6-7 साल का लग रहा था, बिल्कुल देव की तरह अंबर आंखें थी। उसके हाथ में एक छोटी सी ड्राइंग थी। नहीं, वो पेंटिंग थी। इसी घर को पेंट किया था और साथ में एक लंबा आदमी, एक बच्चा, एक नौकरानी और एक ड्राइवर था। उसमें लिखा हुआ था, वेलकम होम। बच्चे ने कहा, हमारे घर पर आपका स्वागत है। और उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान थी। पेंटिंग लेकर कही, थैंक यू। क्या तुमने यह बनाया है? मैं घर के अंदर आकर देखी कि मेरा पियानो और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सब अपनी जगह पर था। मुझे यकीन है मेरा टीम मेरे कपड़े वगैरह सब सेट कर दिए होंगे। आदित्य तुम्हें पियानो बजाता हुआ देखना चाहता है, देव ने कहा। और मेरे पीछे से आदित्य सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, जरूर, मैं और आदित्य साथ पियानो बजाएंगे। तुम्हारा फेवरेट गाना बजाऊंगी। क्या सच में? उसकी आंखों में उत्सुकता थी। मैंने अपना सिर हिलाया तो देव को मुस्कुराता हुआ पाया। फिर से वह काफी अनोखी बात थी कि देव मुस्कुरा रहा था, लेकिन तुरंत ही मैंने यह अच्छे विचार अपने दिमाग से निकाल दिए। यह जरूर ही शैतान होगा। देव माथुर एक शैतान होगा। सोचते ही मेरा सिर दुखने लगा। मैंने कहा, पहले मैं थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहती हूँ, मैं काफी थक चुकी हूँ। देव ने कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलता हूँ। जाने से पहले आखिरी बार आदित्य को देखकर मैं मुस्कुराई। जब देव मुझे एक बड़े से मास्टर बेडरूम में लेकर आया तो मैं हैरत में पड़ गई क्योंकि यह कमरा मर्दों का कमरा लग रहा था, जैसे कि देव का कमरा हो। 1 मिनट, मैं गूंजी। यह देखकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई कि मेरे सारे सामान इसी कमरे में सेट किए गए थे। देव अपना माथा टेढ़ा किया, काफी मनोरंजन के साथ मुझे देख रहा था। पूछा, क्या हम पति पत्नी हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक ही कमरा आपस में बांट सकते हैं। मैंने कहा, पर मुझे इससे दिक्कत है, कोई मौका नहीं है। मैं अपना सारा सामान इस कमरे से अभी बाहर निकाल लूंगी। उसने उपहास किया, मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं सो सकता, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। पत्नी? मैं चिल्लाई। पति पत्नी कह रहे हो तुम? यह कोई मजाक है क्या? मैंने कहा, तुम मुझे जानते तक नहीं हो। उसने सांस छोड़ी, फिर अपना माथा हिलाने लगा, काफी झुंझलाहट में था। कहा, फिर मुझे ट्राई करके देखो। सच में? मैं उसे चुनौती दिया।
तुम्हें पता भी नहीं होगा मैं कौन सा म्यूजिक बजाती हूँ, कौन से गाने गाती हूँ। उसने कहा क्या सच में, कहकर एक के बाद एक मेरे गाने बताने लगा। मैंने कहा तुम जो गाने का नाम ले रहे हो मेरे पुराने गाने हैं, नए गाने का क्या। उसने कहा मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो काफी बोरिंग है। ऐसा लगता है तुम दिल से नहीं गाती, इसलिए उसे सुनकर मुझे कुछ महसूस नहीं होता। मुझे महसूस हुआ कि मुंह खोलकर मैं उसके ऊपर चिल्लाऊं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि शायद मुझे भी लगता है कि वह सही कह रहा है, चाहे मैं मानना चाहूँ या नहीं। आजकल के नए गाने में मैं अपना दिल और आत्मा नहीं लगाती हूँ क्योंकि मैं इतने बिजी थी कि मंदिरा मुझसे क्या चाहती है, डायरेक्टर क्या चाहते हैं और लोग क्या चाहते हैं। जब वह गाना लिखती थी तो मैं खुद में नहीं रहती थी और शायद देव ने भी यही महसूस किया। देव की एक और खास बात यह थी, जब वह अपना कुछ विचार रखता था तो उसमें मिठास डालकर नहीं कहता, सीधे मुंहफट की तरह मुंह पर बोल देता है। मैंने कितने गाने का सही अंदाजा लगाया कि तुम्हें अपने बिस्तर पर पा सकूं? देव ने पूछा, जैसे कि मुझे चिढ़ा रहा हो, और मेरे गाल बिल्कुल लाल हो गए। कमरे से निकलते हुए मैंने कहा तुम्हारे सपनों में घर की हाउसकीपर सुनीता ने मुझे मेरा कमरा दिखा दिया था। अगली सुबह जब मैं उठकर बाहर आई तो मुझे न देव नजर आया न ही आदित्य। मैंने सुनीता से पूछा तो वह दोनों कहाँ हैं? तो उसने कहा देव आदित्य को स्कूल छोड़ने गया है, आज उसकी जल्दी क्लास है। मुझे इस बात से काफी हैरत हुई। मैंने पूछा क्या देव आदित्य को अक्सर स्कूल छोड़ता है? सुनीता ने कहा कभी मिस नहीं करता, बस जब ऑफिस के टूर में बाहर रहता है उसको छोड़कर। तभी मेरे मोबाइल में देव का मैसेज आया, अगर तुम अपने दोस्तों के साथ मिलने जा रही हो तो आदित्य का जिक्र मत करना, न ही अपनी टीम से उसके बारे में बताना, उसे लोगों के सामने आना अच्छा नहीं लगता। बहुत बुरा हुआ, मेरी इस नई शादीशुदा जिंदगी में एक आदित्य ही था जो अच्छा हुआ था, लेकिन देव की चेतावनी को मैंने नोट किया। भले ही मैं अपनी टीम पर विश्वास करती हूँ, पर अगर मैं किसी को भी कुछ बताया तो मैं जानती हूँ कि यह बात हल्ला हो जाएगा और लोग इंटरनेट में ढूंढना शुरू कर देंगे देव माथुर का भतीजा आदित्य। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अबाक रह गई जब मेरे पुराने सामान को मैंने देखा। मैंने पूछा तो पता चला कि मंदिरा ने मेरा सारा पुराना सामान भेज दिया है, जिसे मैं अपने कमरे में रखवा दिया। दोपहर को मैं आराम कर रही थी तब मेरी सौतेली माँ का मैसेज आया, तुमने मुझे काम से निकलवा दिया, क्या सोच रही हो? तुम खुद को बर्बाद कर लोगी, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो, मेरे बिना तुम बस एक कूड़ा हो, कूड़ा, और पूरी दुनिया तुम्हें जल्दी ही कूड़ेदान में डाल देगी। उसके मैसेज पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे थे। मेरा फ़ोन हाथ से गिर गया क्योंकि मैं और यह नहीं पढ़ सकती थी। मेरी इनसिक्योरिटी ने मुझे घेर लिया था। मंदिरा की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, बस कूड़ा हूँ। जब मैं इंटरनेट में अपना सोशल मीडिया अकाउंट देखा तो उसमें भी अच्छे कमेंट के साथ साथ स्क्रॉल करते करते लोगों के गंदे कमेंट्स को पढ़ने लगी थी। नफरत करने वाले फैंस की कमी नहीं है जो बुरा भला बोलना आपको नहीं छोड़ते। कोई नई म्यूजिक बनाना या आदित्य के साथ खेलना, यह सब बातें मेरे दिमाग से निकल गई थी। ना मैंने लंच किया था और अब तो डिनर का टाइम हो गया था। न जाने सुनीता कितनी बार मेरे कमरे में आई थी और खाना खाने को कहा था। रात होते ही अचानक से मेरे कमरे में देव आ गया। जैसे कि सुनीता ने पहले ही बताया था, देव काफी गुस्से में था। जल्दबाजी में आने के कारण उसकी सांसें काफी तेज चल रही थी। उसने कहा, तुम क्या कर रही हो? जिस तरह से बात किया मुझे लगा उससे लड़ूं, पर अब मेरे अंदर ताकत नहीं बची थी। काफी कमजोर आवाज में मैंने कहा, तुमसे कोई मतलब नहीं है। उसका जबड़ा टाइट हो गया, मेरे बिस्तर के पास पहुंचा और मेरा खाना जो कि नाइट स्टैंड के पास रखा हुआ था उसे देखकर कहा, खाओ। मैं इनकार से सर हिलाया, कहा मुझे भूख नहीं है। मेरा विश्वास करो, खुद को ऐसे सजा मत दो। नेहा प्लीज तुम कुछ खाओ, देव ने कहा। उसने काफी कठोर आवाज में कही थी। आखिर आदमी मेरे साथ ऐसे क्यों पेश आता है? मैंने घूरते हुए कहा, मैं नहीं चाहती हूँ, नहीं खाऊंगी तो तुम्हारे घर में मर नहीं जाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। मुझे लगा कि अचानक गुस्सा होने की क्या वजह हो सकती है। फिर एहसास हुआ आदित्य को छोड़कर घर पर एक और बच्चे का ख्याल रखना पड़ रहा है और मुझे लगता है आदित्य एक अच्छा बच्चा है, मेरे जैसा नहीं एक विरोधी। मुझे पता है मैं कितनी फीकी लग रही थी जब मैं पहले अपने आप को आईने में देखा था। देव काफी गुस्से से खाने की ट्रे मेरे सामने लेकर आया, लेकिन मैं खुद को संभाल नहीं पाई। ऐसा लगा उल्टी हो जाएगी। अपने मुंह पर हाथ रखकर मैं बाथरूम की तरफ दौड़ी और वहाँ उल्टी करने लगी। मुझे नफरत थी कि वो वहाँ खड़ा खड़ा देख रहा था। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बीच बीच में खांसते हुए मैंने कहा, जाओ यहाँ से, पर वह नहीं
नहीं हिला। वह मेरी पीठ को थपथपा रहा था। मैं पानी से सब कुछ साफ किया और उसके बाद देव मुझे पकड़कर अपने बेड पर लेकर आया और बैठाया। नेहा, तुम यह क्या कर रही हो? तुम्हें खाना खाना होगा, देव ने कहा। अपने आप को भूखा क्यों रख रही हो, बताओगी? मैं इस तरह से खुद को सजा देती हूँ, मैं फुसफुसा कर कही। देव ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, जिससे मैं उसकी ओर देखने लगी। तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगी, यह बहुत ही बेकार सा आइडिया है, खुद को ऐसे सजा देना। तुम ऐसे चीज़ों पर विश्वास कैसे कर सकती हो? मैं कहना चाहती थी, हाँ मैं विश्वास करती हूँ, पर मैं चुप थी। उसने कहा, तुम्हें खाना पड़ेगा, मैं खिला देता हूँ। देव ने अपने हाथों से मुझे 2 निवाला खिलाया और मैं उसकी आंखों में देखने लगी, और जब तक खाना खत्म न हो गया वह मुझे धीरे धीरे खिला रहा था। खाना खत्म होने के बाद उसके चेहरे पर ठीक वैसे ही कुटिल मुस्कान वापस आई। मेरी ओर देखकर एक नखरे की मुस्कान दी ताकि मैं उससे और चिढ़ जाऊं। चलो, यह काफ़ी अच्छा रहा, तुम अब आराम करो, कहकर जाते जाते कमरे को धीरे से बंद कर दिया। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो आदित्य और देव डाइनिंग रूम में थे। आदित्य ने अपने स्कूल के यूनिफॉर्म पहने हुए थे। मुझे देखते ही आदित्य ने कहा, गुड मॉर्निंग। मैंने कहा, गुड मॉर्निंग मेरा प्यारा बच्चा। उसके चेहरे पे एक सबसे बड़ी मुस्कान आ गई। पूछने लगा, आप ठीक हो? अभी आप बीमार तो नहीं हो? मैंने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिससे उसका चेहरा एकदम खिल गया। देव ने कहा, कल रात आदित्य सो नहीं पा रहा था जब तक उसने नहीं सुना कि तुमने खाना खा लिया है। यह सुनते ही मेरे चेहरे पर ग्लानि आ गई। एक छोटा बच्चा मेरे लिए फिक्र कर रहा था। हम दोनों बात कर रहे थे तो आदित्य ने पूछा, मेरी म्यूजिक टीचर एक मुश्किल सा असाइनमेंट देने वाली है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं खुशी खुशी कही, बहुत खुशी होगी तुम्हारी मदद करने में। जब मैं म्यूजिक रूम में आई, मैं अपना काम में लगी थी, तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मेरी टीम, ऑस्कर, पीटर सब वहीं पर थे। उन्होंने बताया कि कल दोपहर को एक इवेंट में मुझे जाना होगा, वहाँ पर मेरा एक्स बॉयफ्रेंड जयदीप भी रहेगा। उन्होंने फैसला किया था कि अब मैं और जयदीप साथ में परफॉर्म करूं, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरे फैंस और उसके फैंस अभी दुश्मन बने पड़े हैं। इसलिए लोगों को यह जताने के लिए कि अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, इस शो का अरेंजमेंट किया गया था जो कि टीवी पर दिखाया जाने वाला है। ऑस्कर ने कहा, तुम अपने पति देव को भी बता दो। मैंने कहा, देखते हैं। हालांकि देव चाहता था कि मैं हर बात उसे बताकर करूं, पर मैं यह नहीं करने वाली। यह सोचकर मेरा दिल काफ़ी तेजी से धड़क रहा था कि मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कल मिलने वाली हूं। उस इवेंट में आकर बैक स्टेज में मैं तैयार हो रही थी, सोचने लगी क्या जयदीप आ गया है, और थोड़ी देर बाद वह मेरे सामने आ गया। मुझसे मेरे पति के बारे में पूछने लगा। कभी सोचा नहीं था तुम्हारे पति मुझे तुम्हारी शादी में बुलाएंगे। इस बात का कि मैं क्या जवाब देती, मैं भी चकित रह गई थी। पर मेरा पति पागल है और फिलहाल मैं उससे दूर हूँ। मेरे मुंह से फिसला, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी में आए थे ना? उसने कहा, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि मेरी दोस्त है। जाने क्यों मेरे मुंह से यह बात निकल गई थी। मैंने कहा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं थी, मैं जेलस नहीं हूँ। उसने कहा, क्या सच में? और हंसने लगा। मेरा गाल शर्म से बिल्कुल लाल हो गया था। ऐसा लग रहा है तुम दोनों का काफी अच्छा रियूनियन चल रहा है। इस आवाज से मैं चौंक उठी, पर यह मेरे लिए काफी जानी पहचानी आवाज है। यह नहीं हो सकता। जब मैं आवाज की ओर देखी तो मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सामने देव माथुर खड़ा था। यह हो ही नहीं सकता, एक बिलियनियर जो इतनी बिजी आदमी है, वह दौड़ता हुआ मेरे पास ऐसे काम के बीच में आ गया। उसका जबड़ा बिल्कुल टाइट हो गए थे। जयदीप घबरा गया। उसने कहा, हम बस आपस में बातचीत कर रहे थे कि नेहा की नई शादीशुदा जिंदगी कैसे चल रही है। देव ने कहा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरी पत्नी को काफी खुश रखता हूँ। उसने मेरी पत्नी शब्द पर जोर डाला था। कहा, सही कहा ना डार्लिंग? क्या उसने मुझे अभी डार्लिंग कहा? जयदीप वहाँ से होंठ में पतली लाइन बनाता हुआ निकल गया और अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि मेरा पति अभी अपना गुस्सा दिखाएगा। देव ने कहा, इवेंट का ऑर्गेनाइजर लगता है अपना काम खोने वाला है। हम दोनों के म्यूजिकल परफॉर्मेंस के बाद छोटी सी पार्टी थी। हैरत की बात यह थी कि मेरा पति मुझे आंखों से ओझल होने नहीं दिया, मेरे सामने आ गया। काफी गुस्से में था, हालांकि किसी के सामने वह जाहिर नहीं किया था। कहा, मेरी प्यारी पत्नी, चलो डांस करते हैं। आखिरी चीज थी जो मैं चाहती थी। उसने कसकर मुझे पकड़ रखा था, मेरे इतने करीब था कि उसकी सांसों को मैं अपनी त्वचा में महसूस कर रही थी, पर उसकी गिरफ्त से छूटने का कोई मौका नहीं था। अचानक वो मेरी ओर देखने लगा। कहा, तुम कब बताने वाली थी कि तुम यहाँ अपने पुराने आशिक के साथ हो?
और उसके बाद उसने कुछ ऐसा किया, मुझे किस करने लगा। काफी जुनूनी किस था, आसपास के लोगों को यह बताने के लिए कि मैं उसकी हूँ। क्या मेरा पति मुझ पर विश्वास नहीं करता? यह शो के बीच में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मुझे जयदीप के साथ होना चाहिए था। मेरे कानों में कहा, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी प्यारी सेलिब्रिटी पत्नी। जब उसने मुझे छोड़ा फिर मैं ऑर्गेनाइजर और जयदीप के साथ आकर बातें करने लगी थी। जो स्क्रिप्ट था उसके हिसाब से हम काम कर रहे थे और देव दूर से मुझे घूर कर देख रहा था। शो खत्म होने के बाद मैं और देव घर वापस आ रहे थे। घर पहुंचकर मैं इससे बात करूंगी, मेरा पूरा मूड खराब हो गया था। घर आकर मैं बेहद गुस्से में थी। मैंने कहा, तुमने मेरा सब कुछ खराब कर दिया। तुम मेरे काम की जगह पर कैसे पहुंच गए? देव काफी गुस्से में था। कहा, तुम में हिम्मत कैसे हुई मुझे बिन बताए जयदीप के पास तुम कैसे जा सकती हो? हाँ, मैं उसे नहीं बताया था कि मैं नहीं चाहती थी मेरे हर मामले में अपनी टांग अड़ाए। वह शादी कोई असली शादी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की शादी है। जब मैं चुप थी तो उसने कहा, तुम दुनिया के सामने मेरी पत्नी हो, बिना मुझे पूछे ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। उसकी आंखों में गुस्सा था और मुझे भी गुस्सा दिला रहा था। गुस्से से मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। फिर क्या था, वह आग बबूला हो गया, मुझे घूरने लगा, मुझे पकड़कर दीवार के साथ टिकाया। कहा, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। उसके गुस्से के रूप को देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे करीब आकर मेरे होठों को चूमने लगा, पर जितना गुस्सा मुझे दिखाया था किस उतने गुस्से से भरा नहीं था। ऐसा लग रहा था मेरे होठों को चूमते ही वह शांत होने लगा था। बहुत ही आराम से कर रहा था। मैंने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। अब मेरी तरफ देखकर कहा, मुझे गुस्सा दिलाने की दोबारा कोशिश मत करना। इस बार मैं खुद पर काबू कर लिया है, हर बार नहीं करूँगा। मेरा सीना ऊपर नीचे हो रहा था और उसकी नज़र मेरे सीने पर थी। वह वापस जाने की जगह पर मुझे फिर से अपने करीब खींच लिया। कहा, नेहा, तुम्हारे ये कपड़े, उफ, नहीं, तुम मेरे साथ यह क्या कर रही हो? और दोबारा से मुझे चूमने लगा। न जाने क्यों मैं बिल्कुल जम गई थी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों अजीब सा लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब छोड़कर मुझे जाने लगा तो चेतावनी देने लगा कि तुम जयदीप से दूर रहा करो। अब मुझे फिर से गुस्सा आ गया। मैंने कहा, एक सच्चा इंसान है, उसने कभी मेरा फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। बाकी मेरे आसपास जो भी लोग हैं मेरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जब मैं और जयदीप रिश्ते में थे तो पहले ही स्टार था, यहाँ तक कि तुम भी मतलब के लिए मुझसे शादी किया है। एक पल के लिए मुझे देव के चेहरे पर दर्द नजर आया, लेकिन जो अगला शब्द उसने मुझे कहा जिससे मेरी दुनिया टूट गई। हाँ, तुम इतनी कमजोर हो कि लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं, तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। उसकी बातें इतनी दर्दनाक थी कि मेरी आंखों में आंसू तुरंत भर गए। मेरा सीना टाइट हो गया और मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। देव बिल्कुल जम गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके मुंह से गुस्से में क्या निकल गया। उसका जबड़ा टाइट था और उसकी आंखों में मुझे दर्द नजर आने लगा। मैं कुछ कह भी न सकी, कमरे से निकलकर बाहर चली आई क्योंकि मुझे डर था कि वहाँ रुकती तो बुरे तरीके से मैं टूट जाती। नहीं, उसके शब्दों का मुझ पर इतना बुरा असर क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली सुबह जब मैं उठकर बाहर आई, देखा देव नहीं था। हमारे झगड़े के बाद जाने कहाँ गया था। आदित्य उदास बैठा हुआ था। सुनीता समझाने की कोशिश की, देव जरूरी काम से ऑफिस गया हुआ है। मैं आदित्य को देखकर कही, बेटा मैं आज फ्री हूँ, तुम्हें स्कूल मैं छोड़ देती हूँ, जिससे उसके चेहरे की मुस्कान बहुत बड़ी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे स्कूल छोड़ने आई हो। शायद 5वीं बार वह यह मुझसे कह रहा था। उसके चेहरे पर आज एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई थी। क्या मैं उसके लिए इतनी खास हूँ और उसकी उपस्थिति मुझे इतना खुश क्यों करती है, इतना संतुष्ट क्यों करती है? शायद इतनी खुशी मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिली थी। आज फोटोग्राफर घर पर ही मेरा फोटोशूट कर रहा था। मैंने एक वी गले की ब्लैक ड्रेस पहनी थी और गले पर वह नेकलेस पहना था। मेरा ऊपरी सीना बिल्कुल खुला हुआ था। इससे पहनकर मैं शो में जाने वाली हूँ। फोटोग्राफर से विदा लेने के बाद मैं सोचने लगी, आज का दिन कैसे बिताऊं। आज वीकेंड है, सोचा आदित्य से खेल कर बिताऊंगी। तभी सुनीता को चाय की ट्रे लेकर जाते देखा। मैंने कहा, हमारे घर पर मेहमान है क्या? उसने कहा, हाँ, बोर्ड मीटिंग चल रही है देव के होम ऑफिस में। मेरे चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। अब वक्त आ गया था कि मैं देव से बदला लूं, जब मेरे प्रोग्राम में आकर उसने सब बिगाड़ दिया था। मैंने कहा, सुनीता मुझे यह ट्रे दे दो, मैं अंदर लेकर जाती हूँ। पर सुनीता के चेहरे पर खौफ था। कहा, वह बिल्कुल पसंद नहीं करते कि उन्हें मीटिंग के बीच में डिस्टर्ब किया जाए। मैंने कहा, फिक्र मत करो, मैं उन्हें यह ड्रिंक ऑफर करूंगी और उन लोगों का स्वागत भी करूंगी। अंदर जाकर देखा देव और 5 और आदमी सोफे पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। मैंने कहा, गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, और
अपने चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान लेकर आई। मुझे देखकर सबके सब खड़े हो गए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर जो देव से ज्यादा उम्र के लग रहे थे, वह सब मुझे आता देख अबाक रह गए थे। देव हालांकि मुझे एक मौत की दृष्टि से देख रहा था। मुझे उसकी दृष्टि चॉकलेट और वेनिला से बने हुए आइसक्रीम लग रही थी, जिससे मुझे आनंद से सिसकी लेने का मन कर रहा था। मैंने कहा, मुझे पता है कि बिजनेस की मीटिंग काफी थका देने वाली होती है, पर एक ब्रेक लेना उतना भी बुरा नहीं रहेगा। देव की आंखों को देखकर मुझे हंसने का मन कर रहा था, जो कि मुझे खामोशी से कह रही थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पता है बाद में मुझे जरूर झाड़ पड़ेगी, पर फिलहाल मैं इसके मजे ले रही थी। मैं कॉफी ट्रे नीचे रखते हुए सबको कॉफी देने लगी। उम्मीद करती हूँ आपको यह रिफ्रेशमेंट अच्छा लगेगा। मैंने कोई बहुत ही जरूरी आलोचना के बीच में डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैंने मासूमियत के साथ पूछा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लोगों ने कहा, जिससे मैं अपनी मुस्कान को दबाने की कोशिश की। सबको रिफ्रेशमेंट देने के बाद जब मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखी, सब अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहे थे, शायद इसलिए कि मैं अभी भी उन्हीं कपड़ों में थी जिसमें फोटोशूट किया था। जेंटलमैन, मुझे लगता है आज का डिस्कशन यहीं खत्म होता है, बाकी की बातें हम सोमवार को करेंगे। देव दांत दबाकर कहा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जंग जीत ली हो। एक डायरेक्टर ने कहा, क्या? मुझे तो लगा था कि हम अभी आधा ही डिस्कस कर पाए हैं इस टॉपिक में। इसका मतलब यह है कि सोमवार को आपको मुझे पूरी जानकारी देनी है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इंटरनल मीटिंग करके सारी जानकारी तैयार कर ले ताकि समय से काम हो सके, देव ने कहा। डायरेक्टर निगलने लगे थे। मैं उपहास करने लगी। मैंने कहा, हनी, इतनी सीरियस क्यों हो रहे हो? मैंने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी पाउट की कि माहौल हल्का हो सके, लेकिन देव काफी गंभीर दृष्टि से मुझे घूरने लगा, पर उसे नहीं पता इसका यह चेहरा मुझ पर काम नहीं करने वाला। निराश होकर सारे डायरेक्टर्स जाने लगे। जाने से पहले डायरेक्टर मेरे साथ अपनी तस्वीर के लिए पूछा। उनके बच्चे मेरे फैंस हैं। मेरे साथ तस्वीर लेकर एक बड़ी मुस्कुराहट लेकर वह बाहर जा रहे थे, और इससे पहले कि मजा लेते हुए मैं कमरे से बाहर निकल पाती, देव ने दरवाजा बंद कर दिया और लॉक कर दिया। उसकी आंखों को देखते हुए मैं निगलने लगी, जिसमें गुस्सा भरा था। यह सब क्या है? उसने फुफकारा। मैं बस मेहमानों की थोड़ी सी खातिरदारी करना चाहती थी। खातिरदारी? उसने उपहास किया। जिस तरह से देख रहा था, मेरा मन कर रहा था किसी चीज के पीछे छुप जाऊं। बहुत ही पागलपन है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं इतनी बहादुर थी, अब इतना डर क्यों लग रहा है? मैंने कहा, हाँ, अतिथि सत्कार, अतिथि देव भव। वो मेरे सीने को देखने लगा और मेरा सीना तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि ऐसे खतरनाक पोजीशन में थे और इस तरह के कपड़े के साथ और यह मेकअप। अब मेरी आंखों में देखकर पूछा। मेरे शब्द कहीं खो गए थे। क्या तुमने इस बात का मजा लिया कि तुम्हारे पति गुस्से से पागल हो रहा था कि उन आंखों को निकाल कर बाहर नहीं फेंक सका जो तुम्हारे शरीर को यूं घूर रहे थे? उसकी आवाज ऐसी भावनाओं के साथ कांप रहे थे जो मेरे समझ से बाहर था, मेरे शरीर को घूर रहे थे। मेरी बात छोटी पड़ गई जब देव मेरे कंधे और सीने से बाल को हटाने लगा। मेरे गाल गर्म होने लगे जब मुझे एहसास हुआ वह मेरे और पास आ रहा है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पति के दिमाग में क्या चलता है जब तुम इस तरह के कपड़े पहनती हो? वह काफी मीठे से फुसफुसाया। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं तुम्हारी त्वचा को क्या करूंगा? अपने हाथों से और अपने मुंह से वह अपने होठों को मेरे कान के बेहद करीब लेकर आया। उसके शब्द से एक कपकपी मेरे रीढ़ की हड्डी से नीचे उतरी। मुझे लगा कि मेरा शरीर किस तरह से प्रतिक्रिया कर रहा है। उसके ऐसे चिढ़ाने से मुझे महसूस हुआ कि तापमान बढ़ रहा था। मैं खुद को कोसने लगी कि यह सब होने ही क्यों दिया। क्या तुम्हें पता है कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ? उसकी सांस मेरी त्वचा को गुदगुदी होने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मेरे होंठ अलग हो गए। मुझे रुकने को कहना और मैं नहीं करूँगा। उसकी आवाज़ में झिझक सुनाई पड़ी। क्या मैं उसे रोकना चाहती हूँ? अजीब बात थी कि मेरे दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया, जिससे कमरे में शांति थी। मेरे खुले कंधे में देव ने किस किया। मैं कुछ न कर सकी। मेरे मुंह से हल्की सी आह निकली और इसके बदले में मेरे हाथ उसके बालों में थे और उसके सर को अपने करीब लाने लगे, जिससे वह प्रोत्साहित हुआ। और अगली चीज़ जो मैं जानती हूँ, उसने अपने हाथों को घुमाकर मेरे कमर को पकड़ लिया और मुझे अपने करीब खींच लिया। उसका मुंह मेरे गले के नीचे उतरने लगा और मेरे त्वचा को चूमने लगा और काटने लगा। मेरी आह निकली जब उसने मेरे ऊपरी सीने को कुछ जोर जोर से चूसने लगा।
ठीक मेरे बाएं उभार के ऊपर। देव, मैं सिसकी ली। मेरी आवाज़ में संतुष्टि और आनंद साफ पता लग रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था हम यह कर रहे हैं, और जिस तरह से वह कर रहा था मेरे सीने और गले में इसकी जरूर निशान पड़ जाएंगे। देव की पकड़ और मजबूत हो गई और वह मुझे चूमना और चूसना जारी रखा। मेरी सिसकी कमरे में गूंजने लगी जब वह मुझे गुस्से से और जलती हुई वासना से आक्रमण कर रहा था। जब वह पीछे हटकर आखिरी बार मुझे देखा, मुझे लगा मेरे फेफड़ों से सारा हवा निकाल लिया गया हो। तुमने मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था कि मैं तुम पर अपना निशान छोड़ूं। मुझे देख रहा था उसके होठों के कोने में एक छोटी सी मुस्कान थी। मैं अभी अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश कर रही थी, और जब वह दूर हटा मैं दौड़कर शीशे के सामने आई, और जैसे कि मैंने सोचा था मेरे गले और ऊपरी सीने में लव बाइट थे। यह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। इन निशान के साथ मैं कैसे काम करूंगी? अगर यह पहले किया होता तो मैं फोटोशूट नहीं कर पाती। उसने अपने होठों पर एक कुटिल मुस्कान लाकर कहा, वह अब भी डिजिटली निशान मिटा सकते हैं, पर तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मर्दों से दूर रहो जो अब 5 सेकंड से ज़्यादा तुम्हें देख नहीं पाएंगे। इतना कहकर वह आखिरी बार मुझे देखता हुआ कमरे से बाहर चला गया, और मैं अविश्वास के साथ उसे देखती रह गई जब वह कमरे से बाहर निकल रहा था और शर्मिंदगी से मेरा सीना ऊपर नीचे हो रहा था। दोस्तों, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी देव माथुर के राज खुलते चले जाएंगे। देखते हैं ये प्रेम कहानी कैसे आगे बढ़ती है। इसके पिछले एपिसोड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।